हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं का अध्याय 4 और वो है गति के नियम। चलिए शुरू करते हैं गति के नियम। आज हम पढ़ेंगे भूमिका के बारे में, अरस्तु की भ्रामकता और जड़त्व के नियम। भूमिका में हम क्या जानने वाले हैं? देखिए, हमारा चैप्टर है गति के नियम। तो हम सभी ये जानते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक पिंड है जो कि रेस्ट पे, रेस्ट यानी कि रुका हुआ है। उस रुके हुए पिंड को गति देने के लिए, या फिर एक गतिमान पिंड है जिसे रोकने के लिए हमें एक बल लगाने की जरूरत पड़ती है। और जो बल होगा वो हमारे द्वारा बाह्य बल लगाया जाएगा, हम लगाएं या फिर कोई मशीन के द्वारा। जो हम बाह्य बल लगाते हैं हो सकता है वो संपर्क बल में हो या फिर वो असंपर्क बल हो। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब संपर्क मतलब हो सकता है कि हम उसे टच करके उसे गतिमान करें या टच करके उसे रोकें, या फिर ये भी हो सकता है कि हम उसे टच ना करें। फिर कैसे होगा? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स को हम टच नहीं करना और बॉक्स को हमें हिलाना है यानी गति देनी है। तो हो सकता है हम उसमें रस्सी बांध दें या कोई ऐसी चीज बांध दें या डोरी बांध दें और उसे खींचे। फिर अब तो हम इसको क्या कर रहे हैं? गति करा रहे हैं, लेकिन किसी भी बिना संपर्क के उसे गति करवाई जा रही है। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई है कि कोई कोई पिंड है जो कि रेस्ट में है, उसे मोशन में लाने के लिए भी बल चाहिए होगा, या फिर कोई पिंड है जो कि मोशन में, उसको रेस्ट में लाने के लिए भी हमें कोई बल चाहिए होगा। दोनों ही कंडीशन में बल की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या हो अगर कोई पिंड एक समान गति कर रहा है? एक समान गति करने के लिए क्या हमें उस पिंड पर कोई बाह्य बल लगाना पड़ेगा? इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो पिंड है वो गति नहीं कर रहा है, वो एक समान गति कर रहा है। एक समान गति मतलब होता है यूनिफॉर्म मोशन। तो अब हमें बताना है कोई पिंड है जो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, मतलब उसकी जो स्पीड है वो ऐसा नहीं है कि वो एक्सलरेट हो रहा है, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होकर यूनिफॉर्म में एक समान गति से मोशन कर रहा है। तो क्या उस कंडीशन में भी हमें उस पर बाह्य बल लगाना पड़ेगा? ओके, तो इस क्वेश्चन का जवाब हमें दिया था अरस्तु ने। इसे कहते हैं अरस्तु की भ्रामकता। इसे भ्रामकता क्यों कहते हैं वो अभी हमें पता चलेगा। लेकिन अरस्तु ने क्या कहा? अरस्तु के अकॉर्डिंग किसी पिंड को गतिशील में रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। यानी अकॉर्डिंग टू अरस्तु, कोई पिंड अगर गति कर रहा है, तो अगर हम चाहते हैं कि वो पिंड गति ही करते रहे, वो रुके ही ना कभी, तो हमें उस कंडीशन में बाह्य बल की आवश्यकता पड़ेगी कॉन्टिन्यूसली। दिस इज अकॉर्डिंग टू अरस्तु। लेकिन अगर आपने यही सोचा था कि एक समान गति करते हुए पिंड को के लिए हमें बाह्य बल की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप भी गलत हैं, क्योंकि अरस्तु का जो नियम है वो दोष युक्त है। इसलिए इस नियम को कहा जाता है अरस्तु की भ्रामकता। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि हम जनरली देखते हैं, अगर हमें कोई पिंड है हमारे पास और अगर हमें चाहिए कि वो मोशन करता ही जाए, तो हमें क्या चाहिए होगा? हमें बाह्य बल लगाए रखना होगा उस पर, क्योंकि अगर हमने बाह्य बल नहीं लगाया तो कुछ टाइम बाद रुक जाएगा मोशन में, है ना? हम जनरली देखते हैं ये, इसलिए हमने ये सोचा कि हमें बाह्य बल की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन हम यहाँ पर एक चीज को मिस आउट कर रहे हैं, जो अरस्तु ने भी करी थी। वो वो चीज थी घर्षण। हम सभी जानते हैं घर्षण यानी फ्रिक्शन। ऐसा इसलिए होता है हमारे डेली लाइफ में कि हमारे पास कोई वस्तु होती है। मान लेते हैं छोटी कार है हमारे पास। उस कार को हमने क्या करा? उस कार पे हमने बल लगाया और वो कार थोड़ी देर बाद बल लगाने के बाद उसे टाइम जस्ट मोशन कर गई। लेकिन वो कुछ टाइम बाद अगर हमने मोशन नहीं, अगर हमने बाह्य बल को हटा दिए हैं अपने, तो कुछ टाइम बाद वो रुक जाएगी। हम देखते हैं, तो इसका मतलब हम ये समझ में आया कि हमें अगर चाहिए कि वो एक समान रूप से गति करते रहे, तो हमें बाह्य बल लगाना पड़ेगा उस पर। ऐसा क्यों हो रहा है कि वो अपने आप ही रुक जा रही है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि वहां पर एक बल है, उस बल को कहते बोलते हैं घर्षण बल, यानी फ्रिक्शन फोर्स। और हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर ज्यादातर केस में फ्रिक्शन होता ही होता है। और फ्रिक्शन होने की वजह से वो जो वस्तु होती है वो रुक जाती है बिना हमारे बाह्य बल के। और जब हम बाह्य बल लगाएंगे तो फ्रिक्शन के मान को कम कर देगी या बिल्कुल खत्म कर देगी। और वो जो पिंड होगा, जो वस्तु होगी, वह मूवमेंट करने लग जाएगी। लेकिन क्या हो अगर घर्षण ही ना हो? अगर घर्षण ना हो तो भी क्या ऐसा ही होगा? तो भी क्या हमारा आंसर यही रहेगा जो अरस्तु ने कहा था? तो होता क्या है, यदि हमारे पास कोई घर्षण ना हो तो एक समान गति बनाए रखने के लिए कोई भी बल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर हमारे पास छोटी सी कार थी और उस कार को हमने गति में लाने के लिए बल लगाया था, और अगर वहां पे फ्रिक्शन नहीं है, मतलब वहां पे घर्षण है ही नहीं कुछ भी,
तो वो जो घर्षण नहीं है, इसका मतलब उस गाड़ी का, उस कार का, उस छोटी सी गाड़ी का फ्रिक्शन नहीं है, तो उस गाड़ी को रोकने के लिए वहां पे कोई भी बल नहीं है। जब रोकने के लिए कोई बल नहीं है, तो हमारे द्वारा बल लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो मोशन ही करती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, घर्षण नहीं है तो किसी भी पिंड को एक समान गति बनाए रखने के लिए हमें कोई भी बल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन याद रखना, वहां पे घर्षण नहीं होना चाहिए। अगर घर्षण है तो वहां पे हमें जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर घर्षण नहीं है तो हमें कोई जरूरत नहीं है रोकने के लिए, राइट। लेकिन हम जानते हैं कि हमारी प्रकृति में सदैव ही घर्षण बल मौजूद रहता है। बहुत सारे केसेस में ठोसों में हम देखते हैं घर्षण बल होता है। हम तरल में देखते हैं, जो लिक्विड हमारे पास होता है उसमें जो घर्षण होता है उसको कहते हैं शान बल। इसी तरह से हम अपने चारों ओर जो वायु देखते हैं, वहां पे भी एक घर्षण होता है, जिसे वायु प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। तो प्रकृति में हम, क्योंकि बहुत सारे जगह पर जनरली ज्यादातर केसेस में हमें घर्षण बल मिलता है, इसलिए हम देखते हैं कि किसी भी वस्तु को गति में बनाए रखने के लिए हमें एक बल की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमें जनरली सोचते हैं कि अगर हमें कोई वस्तु को कंटिन्यू रखना है मोशन में तो हमें बल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम ये केस भूल गए घर्षण का, कि अगर घर्षण नहीं है तो उस केस में भी हमें क्या जरूरत पड़ेगी। तो इसका आंसर है नो। तो देखो, एक साइंटिस्ट हुए, उनका नाम था गैलीलियो। गैलीलियो ने ही ये परफॉर्म किया था कि क्या एक समान गति बनाए रखने के लिए भी हमें जरूरत पड़ती है इसकी, किसकी, बल की। उन्होंने क्या परफॉर्म किया, उन्होंने ये परफॉर्म किया कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक, आप देख सकते हैं पिक्चर में, हमारे पास कोई ऐसा सरफेस है जो ऐसा जिसका क्या है, ऐसा झुकाव है, यानी बिल्कुल ऐसे ढलान वाला जो है उसका शेप है। उस ढलान वाले शेप में उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक बॉल ली और बॉल को बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ, आप एरो का निशान दे सकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ उस बॉल को फोर्स के अकॉर्डिंग उससे मूवमेंट करवाने की कोशिश करी। अब आपको सभी को पता है क्या होगा। हमें पता है कि ये जो बॉल होगी, एक बार फोर्स लगाने के बाद ये खुद ही क्या हो जाएगी, खुद ही यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी, उसका त्वरित हो जाएगी ये बॉल। क्या जब हमने एक बार फोर्स लगाया उसके बाद हमें इस पर फोर्स लगाने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। सेकंड केस उन्होंने लिया कि इस बॉल को इसी वाले सरफेस में अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ लगाते हैं तो क्या होगा। तो होगा ये कि हमें थोड़ा, ये उसकी जो गति होगी, वो स्पीड जो होगी वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देखो, इस वाले एग्जाम्पल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हम साइकिल चलाते हैं किसी ढलान पर, राइट। सड़क में कोई ढलान वाला एरिया आता है, वहां पे हम साइकिल चलाते हैं, तो नीचे की तरफ, ढलान की तरफ जाने पर हमें क्या है, फोर्स नहीं लगाना पड़ता। हम वहां पे क्या होता है, हमने एक बार गए और फिर हम बिल्कुल अपने आप ही उस फ्लो, उस ढलान के फ्लो में जो है हम चलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उसी ढलान पे अगर हमें ऊपर की तरफ आना हो, उस ढलान के अपोजिट डायरेक्शन में आना हो, तो हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। आते हैं गैलीलियो पे वापस। उन्होंने थर्ड केस लिया कि एक सरफेस ले जो बिल्कुल प्लेन था और वहां पे भी इसको मोशन करवाया। ठीक है। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो समतल था हमारे पास, नीचे की ओर अनंत समतल पर नीचे की ओर गतिमान वस्तु त्वरित होती है। जब बॉल को नीचे की तरफ फेंका हमने, तो क्या होती है? त्वरित होती है। सेकंड, उन्होंने देखा कि तल पर ऊपर की ओर जाने वाली वस्तु में मंदन होता है, यानी वो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाती है। और क्षैतिज समतल पर गति इन दोनों के बीच की स्थिति होती है। यानी कि कुल मिलाकर हमें समझ सकते हैं कि अगर वहां पे घर्षण नहीं है, अगर वहां पे घर्षण नहीं है तो एक समान गति को बनाए रखने के लिए हमें कोई बल की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वहां पे घर्षण है तो हमें बल की जरूरत वहां पर पड़ेगी। साइकिल वाले एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं। ढलान में ऊपर की तरफ जाने पर वहां पे घर्षण होता है और बहुत ज्यादा घर्षण होता है। इसलिए हमें जो साइकिल होती है उसको थोड़ा जोर से जो है चलाना पड़ता है, ताकि हमारी जो साइकिल है वो ढलान के ऊपर तक चढ़ पाए। लेकिन ढलान से उतरते समय वहां पर घर्षण बल का मान बहुत कम हो जाता है। इसलिए हमें जो है ज्यादा बल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर कभी कभी हमें बल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम खुद ही उस फ्लो में चलने लग जाते हैं। तो पूरा खेल किसका है? घर्षण का है। घर्षण को हम इसी चैप्टर में आने वाले लेक्चर्स में भी और डिटेल में समझेंगे। ठीक है। कुछ इस तरह का भी उन्होंने सरफेस लिया था जिसे हम कहते हैं द्विआना समतल। इस पर भी उन्होंने अपना प्रयोग करा और प्रयोग के द्वारा हमें वही रिजल्ट मिला जो भी हमने डिस्कस किया। देखो, हमने अभी बात करी थी जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम था गैलीलियो ने जो हमें दिया था। यहाँ पर आप जड़त्व से क्या समझते हैं? जड़त्व यानी इनर्शिया। इनर्शिया मतलब होता है कोई भी वस्तु है,
अगर वो अपनी स्टेट का विरोध कर रही है तो उसको हम कहते हैं जड़त्व। मतलब कोई वस्तु है जो कि विराम अवस्था में है, रेस्ट पर है, तो अगर हम उसे हिलाने की कोशिश करेंगे तो वो वस्तु कहेगी मुझे नहीं हिलना, मुझे रेस्ट पर ही रहना है। तो जो ये अपने परिवर्तन का विरोध कर रही है, हम चाहते हैं कि वो मोशन में आ जाए लेकिन वो कह रही है मैं रेस्ट में रहूंगी, तो इसे कहते हैं इनर्शिया। जो क्या करती है, अपने परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। प्रतिरोध मतलब रोकती है उस चीज को, परिवर्तन को रोकना जड़त्व कहलाता है। यदि नेट बाह्य बल शून्य है, ये कब होता है, ये नेट बल बाह्य बल शून्य होना चाहिए, यानी F इजिकल्स टू, अगर हमारे पास क्या है, शून्य है, नेट बाह्य बल शून्य है या फिर कोई बल कार्य नहीं करा तो भी बल शून्य होगा, तो विराम अवस्था में रह रहा पिंड विराम अवस्था में रहेगा, और गतिशील जो पिंड होगा वो निरंतर एक समान वेग से गतिशील ही करता रहेगा। वस्तु का इस गुण को हम कहते हैं जड़त्व का गुण। कोई पिंड अपनी विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में तब तक परिवर्तन नहीं करेगा जब तक कि हम उस पर बाह्य बल न लगा दें। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अभी हमने देखा था जड़त्व के नियम के बारे में भी, हम देखते हैं इसका रिव्यू। हमने देखा कि बल यानी कि धक्का या खिंचाव के रूप में एक बाहरी कारक है जो आराम कर रहे किसी पिंड में गति उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने का प्रयास करता है। बल या किसी गतिशील पिंड को रोकता है, यानी कि सब कुछ काम कौन करता है, बल। किसी पिंड को गति देनी है, किसी पिंड को रोकना है, तो ये काम करना किसका काम होगा, बल का कार्य होगा, यानी फोर्स का कार्य होगा। जड़त्व क्या होता है या इनर्शिया किसे कहते हैं, एक अंतर्निहित गुण होता है किसी वस्तु का जिसके द्वारा वो कोई पिंड जो होगा अपनी गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व का नियम बताता है कि कोई पिंड अपनी आराम की स्थिति या एक समान गति, स्थिर वेग की गति या गति की दिशा को स्वयं बदलने में असमर्थ है। कैसे, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हम उसमें बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक वो परिवर्तन नहीं होगा। पूर्व अपेक्षा थी आपको घर्षण बल थोड़ा पता होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे न्यूटन का गति का प्रथम नियम और उदाहरण 4.1। तब तक के लिए थैंक यू।